हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली हम एक प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, सी जो प्रोग्राम है कब बनाया गया था, किसने बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, सी का बेसिकली यूजेस कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और आप बेसिकली स्टेप बाय स्टेप में चीज़ों को आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। C programming language. C is a general purpose procedural programming language that was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Labs. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, जो बेसिकली C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 1972 ईस्वी में आपको डेनिस रिची ने बनाया था। ठीक है जी। इट हैज़ सिंस बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली जैसे क्या हुआ कि जब ये बनाया गया था उससे पहले भी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, बट क्या ये बहुत जल्दी ही पॉपुलर हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोटा मोटा आप हिस्ट्री ये समझोगे तो ये रहता है। अब क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में, तो सी का बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बेसिकली उसका बहुत ज़्यादा ही मार्केट में उसका क्या कहते हैं पॉपुलर होता चला गया। अब इसके बाद हम इसके बारे में आगे जानते हैं। देखिए, की फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो की फीचर बेसिकली कहने मतलब है कि सी प्रोग्रामिंग में ऐसा क्या फीचर है जिसको हमको जानने की ज़रूरत होती है। ये बेसिकली जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, ये क्या है ना कि आपको बेसिकली थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे रखना जरूरी है। हालांकि आपको हो सकता है कोई एग्जाम वगैरह में ये भी पूछ सकता है कि भाई फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, तब अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर इसको लिख सकते हैं। देखिए, पहला फीचर क्या है, सिंपल एंड एफिशिएंट। क्या है, बहुत सिंपल और एफिशिएंट है। एग्जांपल के तौर पर अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे हम, सी हैज़ ए सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस दैट इज इजी टू लर्न एंड यूज। इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत सीधा सीधा लैंग्वेज है जो कि ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हो आप। इसको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की उतना खास जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है। दूसरी बात आता क्या है, लो लेवल एक्सेस। ठीक है, लो लेवल एक्सेस का मतलब होता है जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सेस इन द सेंस कि जो ये मेमोरी एक्सेस वगैरह होता है ना, जो मेमोरी एक्सेस का मतलब है कि हार्ड डिस्क की मेमोरी। ठीक है, जैसे आप देखो इसमें लिखा सी प्रोवाइड लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी पॉइंटर एनेबलिंग डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, क्या है कि अगर आपको हार्डवेयर का मेमोरी एड्रेस आपको लेना है तो कैसे लोगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए बेसिकली कहा गया है कि लो लेवल एक्सेस, तो पॉइंटर वगैरह चीज़ों को आप एक्सेस करना होगा तो आप लो लेवल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तीसरा क्या है, मॉड्यूलिटी। मॉड्यूलिटी का मतलब होता है कि कोई काम अगर आपको करना है तो उसको क्या करोगे, चंक में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आपके सपोज मान लो कोई काम है, आपको लग रहा है बहुत लंबा काम होने वाला, तो क्या करोगे भाई, एक एक घंटा करके डेली करेंगे तो क्या क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सपोज कोई बड़ा काम होता है तो हम क्या करते हैं मॉड्यूल फॉर्म में कैसे करेंगे कि एक काम को 10 लोगों में डिवाइड कर दिया, एक काम ये करेगा, एक काम बी करेगा, एक काम सी करेगा, एक काम डी करेगा। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर हमको ही करना है अकेले ही तो हम क्या करें, उसको मॉड्यूल फॉर्म में डिवाइड कर रख देंगे। इससे क्या होता है, काम हमारा ईजिली हो जाता है। आप डेफिनेशन के फॉर्म अगर देखेंगे तो कहते हैं क्या है कि सी सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग विच अलाउ यू टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल फंक्शन ऑफ मॉड्यूल। फंक्शन बेसिकली क्या है, छोटे छोटे वर्क को ही बात करना चाह रहा है या फिर मॉड्यूल के फॉर्म में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में लेकर के। देखिए, चौथा है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, सी कोड कैन बी कंपाइल एट रन on different type of machine with minimal or no modification making it highly portable। पोर्टेबल का मतलब क्या है, इससे जो आप प्रोग्राम बनाओगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन पे भी चलता है। अगर सपोज कि मान लो कुछ कहीं नहीं चल रहा तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा कुछ आपको मॉडिफिकेशन जैसे चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, अगर करोगे तो बिल्कुल मिनिमम होगा। ठीक है, फिफ्थ वन आता है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है, देखिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है ना, बहुत सारे फीचर बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज में आपको मिलता है। लैंग्वेज जैसे कि आपको प्रोग्राम बनाओगे तो एक्चुअली क्या होगा, आपने कुछ प्लान कर रखा होगा कि भाई मुझे ये चीज़ें बनानी है, बट वो चीज़ों को बनाने के लिए भी ना आपको पहले से ना एक फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कोई क्लास जैसी चीज़ जैसे है नहीं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताना चाह रहा हूँ कि जो जैसे कि हमारे आपको कुछ आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए आप तो समझ गए हेलो वर्ड प्रिंट करना है, लेकिन आपका सी लैंग्वेज को कंपाइलर को बताओगे कि भाई मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे बताते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन है, क्या वो प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन में क्या करते हैं हम हेलो वर्ड को भेज देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हेलो वर्ड के हिसाब से वो मैसेज को हमारा प्रिंट कर देगा। लेकिन प्रिंट एफ जो मैंने लिखा है वो सी को कैसे पता चलेगा कि प्रिंट एफ का क्या मतलब होता है। या सपोज मान लीजिए आपको कुछ इनपुट लेना है, तो इनपुट लेना मतलब कि सपोज कि मुझे कुछ रन टाइम पे वैल्यू उठाना है कि भाई मैं इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, इंटर द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं। अब फिर क्वेश्चन वही आ जाता है जी, क्या स्कैनर का क्या मतलब होता है, उस मशीन को कैसे पता चलेगा। तो इस तरह से प्रिंटफ हुआ, स्कैनफ या और भी बहुत फंक्शंस होते हैं, इसको बेसिकली लाइब्रेरी में कंबाइन करके कोड पे ऑलरेडी लिखा गया हुआ है।
ठीक है, तो ये मोटा मोटा रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का डेफिनेशन कहा जा सकता है। होप आपको जो मैंने ऊपर भी बताया था, सिंपल एफिशिएंट, लो लेवल एक्सेस, मॉड्यूलरिटी, पोर्टेबिलिटी एंड रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया है कि ये वो फीचर हैं जो कि हम सी प्रोग्राम में हमें मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कंपाइलर का। तो हमने सी लैंग्वेज में क्या देखा कि हमको ना एक आइडिया लग गया कि भाई सी में क्या क्या फीचर है, बट क्या सी प्रोग्रामिंग वैसे वर्क करता कैसे है, बिहाइंड द वर्क वैसे क्या सीन चलता है। सपोज मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, तो एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इंटरनली चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। तो इसके लिए क्या होता है, सी का कंपाइलर होता है। इसका डेफिनेशन फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो दिखेंगे क्या है, सी कंपाइलर इज ए एसेंशियल टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्राम। क्या कहा इसने कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर आपको सी का कोई भी प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। इसका क्या मतलब होता है, सपोज देखिए, अब देखिए कंप्यूटर का एक मशीन है, मशीन और ह्यूमन को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो क्या होगा, किसी न किसी लैंग्वेज करना। सपोज मान लीजिए अगर दो लोगों से बात करते हो आप, तो अब क्या करते हो कि अगला बंदा जो सामने बैठा है वो आपकी बात समझता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और कोई सपोज इटालियन बंदा होगा या स्पेनिश का बंदा है, तो वो मेरी बात तो समझेगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसमें ट्रांसलेटर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए जो मेरी बात को उस तक पहुंचाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, हम जो चीज़ जो टास्क को करना चाहते हैं हम मशीन को कैसे बताएंगे। ठीक है, तो मशीन को बताएंगे हम, तो एक्चुअली ह्यूमन रीडर फॉर्म में बताएंगे। तो मशीन को मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वो सी के कंपाइलर के थ्रू वो कंपाइल करेगा। ठीक है, तो सी हमारी एक लैंग्वेज है जिसको हम सी लैंग्वेज में अपने कोड को लिखते हैं, जो सी के बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से हम उसमें कोड में लिखते हैं। वो क्या करता है, सी को वो अपना एक्चुअली इंटरनली कंपाइलर को यूज करता है। ठीक है जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको। बेसिकली क्या है, अब कंपाइलर हमने समझ गया किसी जो हम जो कुछ चीज़ लिखते हैं वो कंपाइल करेगा, बट इसके भी ना छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं। हालांकि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट मोटा मोटा एक हम आपको रफली आइडिया बताता हूँ। देखिए सबसे पहले करते हैं प्री प्रोसेसिंग होता है। प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि भाई आपने कोड तो लिख दिया, चलिए सिंपल से देखते हैं कि हेलो वर्ड अपने कोड लिख दिया, उससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा कि हेलो वर्ड का इनपुट दिया है तो मुझे हेलो वर्ड का आउटपुट मिल जाएगा। बट वो जो समझिए मान लीजिए कि आपके पास कोई 5 लाइन का कोड है या 50 लाइन का कोड है या 5 लाइन का कोड है, एक सपोज मान लीजिए प्रोजेक्ट है, सिंपल सा 5 लाइन का कोड है। तो 5 लाइन का भी कोड जो मशीन हमारा कंपाइलर समझता कैसे, हम उसको एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग है। प्री प्रोसेसिंग क्या कहता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री प्रोसेसिंग विच हैंडल डायरेक्टिव दैट बिगिन विद द हैश। ठीक है, हैश का बेसिकली क्या काम है, अब जब कोई प्रोग्राम लिखोगे ना तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था अभी फंक्शंस वगैरह के लिए कि कोई फंक्शन काम करता है तो हम लैंग्वेज को पहले बताते हैं, तो जो बताने का तरीका होता है ना वो हम हैश से स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आपका क्या नाम है, हेडर का नाम डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ जो होती है ना प्री डिफाइन एज ए माइक्रो काम करता है। अब मैक्रो में आप कंफ्यूज मत हो फिलहाल भी, आप ये समझ लो कि माइक्रो को जो डिफाइन करना होता है उसके लिए हमारे पास में हैश डिफाइन करके यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इफ़ डेफ होता है, इफ़ एंड इफ होता है, इफ़ होता है, एल्स इफ होता है, एंड इफ होता है। इस तरह से मल्टीपल हमारे पास में प्री प्रोसेसिंग होता है। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, अगर आपके कोड में कितने भी मान लीजिए एनी नंबर ऑफ आपके पास में प्री प्रोसेसर्स हैं, तो क्या करें सबसे पहले वो सबको प्री प्रोसेस करके रेडी रख देगा जी। आउटपुट क्या हुआ, सपोज मान लीजिए हमने कुछ भी किया, ऑफकोर्स देखिए कोई ना कोई हर काम करना कोई ना कोई आपको आउटपुट मिलता है। इसका आउटपुट क्या हुआ, द आउटपुट ऑफ दिस स्टेज इज ए मॉडिफाइड सोर्स कोड विथ ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रिजॉल्व। इसने क्या किया, आपने जो कोड लिखा हुआ था उसका उसने क्या प्री प्रोसेस किया और उसने एक डायरेक्टिव को रिजॉल्व करके रख दिया, इसका काम खत्म हो गया। दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट क्या है, कंपाइलेशन का। अब कंपाइलेशन कैसे चलता है, द सेकेंड स्टेज इज द एक्चुअल कंपाइलेशन वेयर द प्री प्रोसेस सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू असेंबली लैंग्वेज। कंपाइलेशन में क्या, अभी जो हमने ऊपर देखा कि उसको हमने प्री प्रोसेस किया था, जो प्री प्रोसेस किया है ना, तो अब कंपाइलेशन क्या करता है, आपको उस सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रख देता है जी। अच्छा, ट्रांसलेट जो करता है उसके भी जो ट्रांसलेशन करने की ड्यूरेशन में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, वो देखिए जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने कि सिंटैक्स एनालिसिस, दूसरा क्या सेमेंटिक एनालिसिस, तीसरा क्या ऑप्टिमाइजेशन, चौथा क्या कोड जनरेशन। सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है, इसका कहता है कि इंश्योर द कोड फॉलो द रूल ऑफ द सी लैंग्वेज सिंटैक्स। ये क्या कहना चाह रहा है, जो देखिए हर किसी का काम करने का रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है, जो सी लैंग्वेज होता है हमारे पास ना, उसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से वो चेक करेगा कि भाई आपने कोई तरीके से लिखा है कि या फिर कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अगर कुछ भी लिख दिया है तो उसको एरर देके निकाल देगा आपको। दूसरा है सेमेंटिक एनालिसिस, चेक फॉर सेमेंटिक एरर सच एज टाइप मिसमैच एंड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। अगर मान लीजिए आपने कोड लिखा, आप जाके कुछ भी लिख दिया,
कुछ भी लिखने मतलब कि ऐसा चीज़ लिख दिया कुछ भी जो कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा ना, इन चीज़ों को कोई ना कोई चेक करेगा ना। तो ये बेसिकली क्या है, सिमेंटिक एनालिसिस का काम होता है, ये जो बेसिकली कंपाइलेशन का पार्ट होता है। तीसरा क्या है, ऑप्टिमाइजेशन। आप मान लीजिए कि कोई कोई काम है आपको करना छोटा सा ही, ठीक है, जो काम को करने के लिए आपको 2 लाइन का कोड था या 5 लाइन का कोड था, आपने क्या किया, उसको काम करने के लिए 50 लाइन का कोड लिख दिया, 25 लाइन का कोड कर दिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि भाई इतनी जरूरत नहीं थी, आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो क्या करता है कंपाइलर, अपने बेसिकली लेवल पे वो उसको टेक्निक्स को इम्प्रूव करता है और ताकि उसको परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके, ठीक है। बाय डिफरेंस से जिसमें लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कोड, ठीक है। चौथा, कोड जनरेशन। अब इतने चीज़ हमने कर ली जी। कोड जनरेशन क्या करता है, ये क्या करता है, कोड इट कन्वर्ट द हाई लेवल सी कोड इनटू द असेंबली कोड स्पेसिफिक टू द टारगेट आर्किटेक्चर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने बात की है कि कंपाइलेशन का मेन टास्क ही क्या है कि कोड असेंबली लैंग्वेज मुझे ट्रांसलेट करना है। एक अब ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द टारगेट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, टारगेट आर्किटेक्चर के हिसाब से वो कर देगा। अगेन आउटपुट क्या होगा, इतना जो हमने काम खिचड़ी पकाई है मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट होगा ना, जैसे हमने पहले देखा था। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि द आउटपुट ऑफ दिस स्टेज इज असेंबली लैंग्वेज फाइल टिपिकली विद ए .s एक्सटेंशन। तो जो इससे कंपैरिजन किया है ना, इसके कंपैरिजन करने के बाद एक फाइल जनरेट होगी जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट हो जाएगा। चलिए जी हम आगे चलते हैं। तीसरा, असेंबली। अब क्या हुआ, प्री प्रोसेस हुआ, असेंबली बना, अब क्या हमारे पास असेंबली आ गया। असेंबली इसमें क्या होता है जी, तो इसका डेफिनेशन देखते क्या होता है। द थर्ड स्टेज इज द असेंबली प्रोसेस वेयर द असेंबली लैंग्वेज कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। अब इसने क्या किया, असेंबली को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। देखिए दिक्कत क्या है, जो हम जो समझते हो ह्यूमन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के सबसे होता है, मशीन क्या होता है, वो मशीन कोड को समझता है। मशीन को भी ना असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट समझ में नहीं आता कुछ भी चीज़ों को, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज आपको बस जो बन चुका है, ये क्या करेगा, आपको उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। मशीन लैंग्वेज क्या होता है जी, बाइट कोड होता है। बाइट कोड क्या होता है जी, 0101010101। तो बेसिकली क्या है ना, मशीन लैंग्वेज सिर्फ 01 की डेफिनेशन में ही चीज़ों को समझता है, ये हमको एज एन आउटपुट देता है। तो बेसिकली यहाँ पे असेंबली का काम सिर्फ इतना है कि जो हमारे पास में जो क्या नाम है असेंबली में ट्रांसलेटेड था, वो क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रख देगा। दैट्स इट फॉर द डे। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रांसलेशन होता है, एक सिंबल रेजोल्यूशन होता है। ट्रांसलेशन क्या है कि कन्वर्ट असेंबली इंस्ट्रक्शन इनटू द बाइनरी मशीन इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि वो कोड को क्या करेगा, बाइनरी में बना देगा। दूसरा क्या, सिंबल रेजोल्यूशन, असाइन मेमोरी एड्रेस टू द वेरिएबल एंड फंक्शन। अब आपके मान लीजिए क्या नाम है, आप जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो बेसिकली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया है, उसमें ऑफकोर्स हो सकता है वेरिएबल होंगे, फंक्शन होंगे। अब वेरिएबल और फंक्शन में कंफ्यूज मत हो, फिर आप समझो कि कुछ चीज़ें हैं जो यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है ना, जो वेरिएबल हो या फंक्शन होगा ना, ये क्या करता है, उसको ना एक एड्रेस देता है, ठीक है, ताकि वो जब उसको जरूरत हो उसको निकाल पाएगा, ठीक है। इस असेंबली का आउटपुट क्या होगा जी, इसका आउटपुट क्या होता है, द आउटपुट ऑफ द स्टेज इज एन ऑब्जेक्ट फाइल। इसका आउटपुट क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो निकलता है इसका .1 या .ob एक्सटेंशन साथ निकलता है, ठीक है। यहाँ हमारा काम मोटा मोटा खत्म हो गया। आगे देखते हैं क्या है जी, ठीक है जी, लिंकिंग है। अब हमने क्या किया, प्री प्रोसेसिंग कर लिया, कंपाइलिंग कर लिया, असेंबली भी कर लिया। अब लिंकिंग क्या है, तो लिंकिंग क्या कहता है, द फाइनल स्टेज लिंकिंग विच कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल इनटू सिंगल एक्सिक्यूटेबल फाइल। अभी हमने जैसे पहले देखा कि वो एक्सिक्यूटेबल फाइल को बनाता है। तो बेसिकली इस तरह से सपोज मान लीजिए आप छोटा प्रोग्राम में तो खैर एक ही होता है, लेकिन मल्टीपल मान के चलो जब आपके पास में बहुत सारे फाइल्स होते हैं ना, ये क्या करता है, आपके सारे फाइल को एक जगह कंबाइन करता है। तो लिंकिंग का काम सिर्फ इतना ही, उस सारे फाइल को कंबाइन करके एक एक्सिक्यूटेबल फाइल बनेगा। एक्सिक्यूटेबल फाइल ही हमारा प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम इन द सेंस आप इसको सॉफ्टवेयर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये क्या है, द लिंकर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। एक्चुअली ये भी करने के लिए इसके बाद भी स्टेप्स है, जैसे कि सिंबल रेजोल्यूशन है, एड्रेस बाइंडिंग है, लाइब्रेरी फंक्शन है, रीएलोकेशन है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो सिंबलेशन क्या होता है, रिजॉल्व रेफरेंस टू एक्सटर्नल सिंबल्स, एड्रेस बाइंडिंग में होता है असाइन फाइल मेमोरीज टू द सिंबल्स। जैसे मान लीजिए अपने 5 हुए 10 ऑब्जेक्ट फाइल बन के, तो आपको सबको ना कहीं एड्रेस देना होता है कि उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लाइब्रेरी इंक्लूजन, इनकॉर्पोरेट कोड फ्रॉम स्टैटिक लाइब्रेरी इफ यूज। अब क्या कहता है, अगर आपने सोचिए कि कोई स्टैटिक लाइब्रेरी लगा रखा है ना, तो उसको इनकॉर्पोरेट भी तो करना पड़ेगा ना कहीं कि उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। रीलोकेशन, एडजस्ट द ऑब्जेक्ट कोड टू रन एट द करेक्ट मेमोरी एड्रेस, ठीक है। ये चेक भी करेगा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो फाइनल क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करता है। अच्छा, इसका आउटपुट क्या निकला जी, इसका आउटपुट ये निकला कि द आउटपुट ऑफ द स्टेज इन एक्सिक्यूटेबल फाइल दैट कैन बी रन ऑन द डिफरेंट टारगेट स्ट्रीम।
टारगेट सिस्टम, ठीक है। ये फाइनल हमारे पास में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाकर दे देता है। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया है 4 स्टेप्स में, पहला है प्री प्रोसेसिंग, दूसरा है कंपाइलिंग, तीसरा क्या है आपको असेंबली, और चौथा है लिंक। तो बेसिकली 4 स्टेप्स में हमारा कंपाइलर समझता है, ठीक है। तो जो आप हेलो वर्ड बोलते हो ना, आप इस इंटरनेट पर बाकी वीडियो वगैरह में भी देखोगे तो बेसिकली हेलो वर्ड प्रोग्राम बताते हैं, आप समझते हो कि ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन एक्चुअली इंटरनली बैकएंड में भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती है ना। तो आपको एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक इन चीज़ों के बारे में भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। चलिए जी आगे देखते हैं क्या है। ये बेसिकली समरी कह रहा है कि भाई समरी आपने किया क्या, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्री प्रोसेसिंग करता है, कंपाइलेशन करता है, असेंबली करता है, लिंकिंग करता है, ठीक है। तो मोटे मोटे इसका कंपाइलर का काम था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए जी ये आ गया हमारा लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब हम कोडिंग में तो कुछ करेंगे ना। कोडिंग में करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या है, आगे देखते हैं। चलिए एन एग्जाम्पल ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब हम पहुंच गए दुनिया की तरह, सारे प्रोग्रामर बाकी यूट्यूबर की तरह, या जो भी चीज़ आप समझते हो समझ लो कि हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनेगा जी अब हमारे पास। अब हम भी कुछ करके दिखाएंगे, अब हमको भी एक छोटा सा हेलो वर्ड बना के रहना है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, जैसे आप देखोगे मैंने एक प्रोग्राम बना कर रखा हुआ है। जब आप इसको कंपाइलर पे बनाओगे ना, जैसे हमारे पास कंपाइलर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप देखोगे अगर आप एक टर्बो सी चलता है, बहुत पुराना चल रहा है वो, अब पता नहीं आजकल चल रहा है कि, बट वो भी चलता है। एक होता है आपका जो क्या नाम है विजुअल स्टूडियो चलता है। विजुअल स्टूडियो में क्या करते हैं ना, आप एक्सटेंशन कर लोगे सी का, तो लाइब्रेरी में ऐड करके तो आप सी क्या नाम है विजुअल स्टूडियो में भी प्रोग्राम चला सकते हो। आपके पास में इक्लिप्स भी होता है। इक्लिप्स बेसिकली एडिटर है जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम सी के भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। वैसे इक्लिप्स में मल्टीपल चीज़ भी चलती है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि सी के प्रोग्राम भी वहाँ पे चल जाएगा। आप कोई सा भी एडिटर यूज करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें बेसिकली क्या करना, अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि बेसिकली ना ये लैंग्वेज चलता कैसे, ये स्टेटमेंट वर्क कैसे करते हैं। आप कंपाइलर कोई क्या नाम है आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो एडिटर है, कोई भी यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंक्लूड स्टेडियो। इंक्लूड, और इंक्लूड से पहले आप देखोगे कि प्री प्रोसेसर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्री प्रोसेसर क्या है यहाँ पे जी, डायरेक्टिव्स है। डायरेक्टिव क्या है, हैश डायरेक्टिव्स। तो ये बेसिकली प्री प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया। ये क्या करेगा, स्टूडियो डॉट एच, यानी कि स्टूडियो का जो बेसिकली हेडर फाइल में जितने भी फंक्शंस होते हैं जो रिक्वायर्ड होंगे ना, वो हमको अगर एक्सेस करना होगा तो हमने उठा के ले लिया। अभी क्या है, आगे चलते हैं। इंटीजर मेन, आगे क्या है प्रिंट एफ हेलो वर्ड, आगे क्या है रिटर्न 0 और प्रोग्राम खत्म। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है, हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए है। आप देखोगे हेलो वर्ड को मैंने क्या कर रखा है, इसमें प्रिंटर फंक्शन लिख रखा है। प्रिंटर फंक्शन बेसिकली का काम क्या है, जो कुछ उसमें आपको ना इनपुट दोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, उसका आउटपुट फॉर्म में आपको दिखा देगा। सिर्फ और सिर्फ इसका इतना ही काम है, ठीक है। प्रिंटफ में यहाँ पे क्या करना होता है हमारे को, प्रिंटफ जो आपका है ना, ये प्रिंटफ क्या का जो मतलब प्रिंटफ की डेफिनेशन एक्चुअली लिखी कहाँ गई है, तो प्रिंटफ की जो डेफिनेशन लिखी गई है std.h में। STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, बस बात खत्म। उसके बाद आते हैं मेन। मेन एक क्या है, यहाँ पे फंक्शन है। मेन एक मेन फंक्शन, ऐसा समझ लो। अगर आपको सी का कोई भी प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बनाना, आप विदाउट मेन कोई कोड लिख ही नहीं सकते। आके अगर प्रोग्राम में अगर मेन फंक्शन नहीं है तो आप क्या है सी का प्रोग्राम भूल जाओ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आप ये समझो इस तरह से ना कि आपका कोर हार्ट है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आप ये देखा हमने समझ रहे कि भाई मेन फंक्शन है, उसके कोर हार्ट है, और उससे पहले इंटीजर लिखा। ये इंटीजर क्या है जी, तो बेसिकली आप फिलहाल के लिए समझो कि इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है। बेसिकली क्या है, मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब क्या है, अभी बेसिकली अब जब जिस फंक्शन का नाम रिटर्न टाइप होता है, बेसिकली है जो इंटीजर दिख रहा है ना आपको, एक रिटर्न टाइप है। तो जिसका रिटर्न टाइप होता है उसको कुछ ना कुछ रिटर्न भी करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया है, तो नीचे मैंने रिटर्न टाइप 0 भी लिखा है, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड है, बेसिकली रिटर्न बताने का तरीका है कि रिटर्न करोगे तो कैसे करोगे, तो रिटर्न और क्या रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो 0 क्या है पे एक इंटीजर हो गया, जो मैंने यहाँ पे रिटर्न करके रख दिया। आउटपुट क्या निकला है जी, ये निकला हेलो वर्ड हो गया। तो मोटा मोटा हमको एक छोटा सा हेलो वर्ड का प्रोग्राम था जो कि इस प्रोसेस में काम कर रहा था। अगर मान लीजिए अगर आपको रिटर्न नहीं करना तो आप क्या करोगे, वाइड लिख दोगे। वाइड क्या करता है, अगर आपने वहाँ पे इंटीजर का वाइड कर दिया तो आपको रिटर्न जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पे रिटर्न 0, आपको ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या पहले भी जो मैंने बताया आपको उसमें कुछ सपोज कोई कन्फ्यूजन होता, तो आप एक काम कर सकते, आप ना अपने डाउट को कमेंट्स लिखिए, हम आपको उसमें वहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। बेसिकली मैं काम करता हूँ कि ये जो कोड है ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप और एक बार बताने की कोशिश करता हूँ,
ये देखिए, चलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्रामिंग का बेसिकली, ठीक है। बेसिकली क्या, एक प्रोग्राम सी बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। अब हेलो वर्ल्ड में तो चलो कुछ नहीं किया जी, हमने हेडर फाइल लगा दिया जी, हमने क्या नाम है फंक्शन लिख दिया जी, हो गया जी, ऐसे हो गया, इससे तो नहीं है ना। बाकी क्या है, अब इसके भी नेक्स्ट स्टेप्स है। पहला स्टेप है क्या, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव में क्या किया, हमको कोई भी फाइल का हेडर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हेडर में लिख दिया। देखिए हेडर का जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क लिखे गए वो कहाँ चला जाएगा आपको, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स में। दूसरा मेन फंक्शन, जैसे मैंने बोला आपको कि क्या है कि अगर आपको सी में कोई प्रोग्राम बनाना है तो बिना मेन फंक्शन बनने वाला नहीं, तो ये क्या हो गया, मेन फंक्शन का पार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर में लिख दिया, रिटर्न 0 कर दिया। अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको वाइड लिख दो, ठीक है जी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे ये दूसरा पार्ट हो जाता है। तीसरा क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब एक्चुअली क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आप ये समझ लो कि कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। मैं बेसिकली वेरिएबल के बारे में आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल ये समझ लीजिए, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे यूज्ड इन द प्रोग्राम। अब आपको जब वेरिएबल को यूज करना होता है उससे पहले इसको डिक्लेयर भी करना होता है। सपोज मैंने लिखा है इंटीजर ए फ्लोट बी। अभी फिलहाल ये है कि मैं इस ए में ना कोई नंबर को रखूंगा। नंबर क्या होता है, नंबर भी दो टाइप के होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास में ना, 500 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, तो बेसिकली फ्लोटिंग नहीं है, इसका आगे पॉइंट कर दिखानी है, ठीक है। अब एक दूसरा नंबर होता है कि आपको फ्लोटिंग होता है, जैसे 3.14 लिखा है मैंने इसमें, ठीक है, या फिर 27.5 हो गया आपको, इस तरह से, ठीक है। जो बेसिकली ना पॉइंट में जो नंबर होते हैं ना उसको बेसिकली यहाँ पे फ्लोट रखते हैं। तो जो आपको बिना फ्लोटिंग का है उसको रखोगे इंटीजर में, और जो आपको क्या नाम है डेसिमल में नंबर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फ्लोट में रख लेते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल डिक्लेरेशन का पहले ये काम है, और दूसरा फिर उसमें क्या है, अगर आपको वैल्यू रखना है तो आप उसमें वैल्यू रख सकते हो। तो बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है। हालांकि हर एक लाइन अपने आप में एक स्टेटमेंट है, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन का वैल्यू आपको इनपुट लेना हो, ठीक है, ये सब का सब स्टेटमेंट में काम आता है। पांचवा आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है जी, फंक्शन आप अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि आपको मान लो कोई काम करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखो कि भाई ये करेंगे तो ये आउटपुट होगा, ये करेंगे तो ये आउटपुट होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको वही काम बार बार अगर करना तो क्या होगा, मान लीजिए कोई चीज़ लिखना है, ठीक है, कोई काम करना, उसके लिए 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा आपको, ठीक है, आपको 2 बार से करना पड़ेगा, फिर 4 बार लिखोगे, आपको 4 बार से करना, फिर आप फिर 4 बार लिखोगे, तो इससे क्या होगा, 100 बार लिख सकते, तो 400 गुणित क्या होगा आपको, 400 इंटू 100 इंटू 4, ठीक है, तो क्या वो 400 लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। तो बेटर क्या होगा आपको, आप इसके फंक्शन बना लोगे, तो 4 लाइन के जो टास्क था उसको हम एक फंक्शन में बाइंड कर देंगे और उसको मूव ऑन हो जाएंगे, बात खत्म। अब हम क्या करेंगे, जब फंक्शन का जो यूज होगा उस काम का, हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। तो बेसिकली ये एक पार्ट था, जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शंस, वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस, फंक्शन, ठीक है। ये 5 पार्ट में आपका एक प्रोग्राम का बेसिकली मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं थैंक यू पेज पे। थैंक यू बेसिकली मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक हमारी वीडियो को यहाँ तक सुना है, इसलिए थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स का को शेयर करिए, सो डैट कि हमारी मैंने जो बेसिकली मेहनत किया है तो ये आपके अलावा और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह पे भी पहुँचे। थैंक यू।